नमस्कार मित्रों, मैं सिमरन बाबाजी न्यूज़ की तरफ से आज की हमारी बहुत ही खास मेहमान समाज सेविका सविता गुप्ता जी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सिमरन जी। मित्रों नमस्कार, मैं प्रेम सोनी संपादक बाबाजी न्यूज़ आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का जो प्यार हमारे चैनल को लगातार मिल रहा है, जो सुझाव लगातार मिल रहे हैं, आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल रहा है, हम बिल्कुल उस पर लगे हुए हैं कि हम अच्छी तरीके से हम आपको न्यूज़ दे सकें। ऐसे लोगों से, ऐसे समाज सेवकों से, ऐसे राजनीतिक लोगों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जो कि कार्य तो बहुत अच्छे कर रहे हैं परंतु वो सामने आना नहीं चाहते। उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमको सुकून मिलता है, परंतु हमारी एक कोशिश है उन लोगों को आपके सामने लाने की, क्योंकि उन लोगों की सेवा को देख के कई सारे लोग सेवा भाव जो मन में रखते हैं वो आगे आते हैं। हम रूबरू कार्यक्रम जो चला रहे हैं वो मातृशक्ति को नमन है, क्योंकि मातृशक्ति जितना कार्य करती है शायद पुरुष नहीं कर पाते। हम जैसे बोलते हैं कि दोनों बराबर हैं, परंतु नहीं है। महिलाओं के लिए विशेष जिम्मेदारी है सबसे पहले अपना घर परिवार। उस घर परिवार के बाद जिनको समाज सेवा करने का जुनून होता है वो कैसे भी करके समाज सेवा करना चालू करते हैं। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिला रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं, जिनका नाम है सविता गुप्ता। आइए हम रूबरू उनसे कराते हैं और बात करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं सविता गुप्ता, मेरा जन्म स्थान बलौदा बाजार है, जहाँ मैंने एमए और एलएलबी की पढ़ाई की और वहीं से मैंने वकालत की डिग्री हासिल की और इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया। और उस ज़माने में लड़कियों को नाइट क्लास की अनुमति नहीं मिलती थी और चूंकि मेरे पापा इसके विरोधी थे, बहुत विरोध और समझाने के बावजूद मम्मी की सपोर्ट से मैंने वकालत की पढ़ाई की और रजिस्ट्रेशन भी कराया और बार एसोसिएशन की आज तक मेंबर भी हूँ। आप सोनी समाज की राष्ट्रीय सचिव भी हैं, इतने बड़े पद पे आप कैसे पहुंचे उसके बारे में बताइए। सर मैं थी तो मतलब जैसे मैं वकालत का चालू कर रही थी उसी बीच शादी हो गई। जुनून तो था ही समाज सेवा का, क्योंकि मेरी ननिहाल पक्ष में सभी नेतृत्व गुण वाले थे। मेरे नाना जी खुद भी थे, पार्टी बेस पे थे, विधायक भी बने एक दो बार, आज भी मामा जी सक्रिय। तो कहीं ना कहीं समाज सेवा का कीड़ा मुझे भी काटता था और जुनून था। पर चूंकि पहली प्रायोरिटी मेरी मम्मी ने परिवार को दी थी, तो परिवार का करते करते जब हम बोलते हैं ना एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। एक बेटा है मेरा, उसको मैंने 12th तक खुद पढ़ाया, घर में भी बाहर भी। फिर हिंदी मीडियम होने के कारण मैं आगे नहीं पढ़ा पाई, तो फिर एक फ्रेंड मुझे एक संस्था में ले गई, वहाँ संस्था में जुड़ी। फिर अचानक से सोनी समाज में मैंने महिलाओं को एकत्रित करना चालू किया, घरों से निकालना, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं सोनी समाज उतना आगे नहीं बढ़ा था। आज से 15 साल पहले छोटे छोटे रूप में हमने शुरू किया। कुछ ऐसी कार्यों को देखते हुए छत्तीसगढ़ से एक मेरा नाम उभर के आया, तो सर्व स्वर्णकार संगठन से मुझे वहाँ सागर से मेरा नाम सपोज यहाँ से किया गया। तो पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष बनी। विगत 4-5 साल मैंने बहुत वर्क किया, मेरे वर्क मेहनत लगन को देखते हुए अभी करेंट में ही 3 महीने हुए मैं राष्ट्रीय सचिव बनी हूँ। आप 1, 2, 3, 5 नहीं, लगभग 30 संस्थाओं के साथ जुड़ के सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। घर की पूरी जिम्मेदारियां निभाते हुए आप समय को कैसे संतुलन करते हैं, और ये बाकी महिलाओं को आप बताएं कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करके सारी जगहों पे आप पहुंचते हैं। सर यदि मैं सही बोलूँ तो मैनेजमेंट में बचपन से था मेरे में। मैनेजमेंट की मतलब मम्मी से ही मैंने सीखा। मतलब सुबह 7 बजे यदि हमको नहाना है तो 7 बजे नहाना है, 8 बजे पूजा करना है, 9 बजे हमारे यहाँ मम्मी का ही अनुशासन चलता था और प्रोटोकॉल। तो इसके लिए तो मैं बचपन से थी और इसके अतिरिक्त पहले प्रायोरिटी परिवार को देना मैं ज़रूरी मानती हूँ, क्योंकि पहला परिवार है, फिर समाज है, फिर देश है, फिर आगे है। आपका यदि परिवार नहीं और आप समाज में कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो मैंने पहले जब परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाई, मैं चूँकि कंबाइंड फैमिली में थी, मुझे भी संघर्ष करना पड़ा। मेरी 4-5 ननद थी और जेठ जी थे, कंबाइंड फैमिली थी, हम सब मिल के काम करते थे। हमारे सब कोऑपरेटिव थे, सासू माँ भी बहुत खुले दिमाग की थी, हमारे यहाँ रोक कभी नहीं था। सब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही करते, क्योंकि मैं खुद ही पढ़े लिखे घर से आई थी, वो भी जानते थे।
पर उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला मेरे ऊपर, स्वतंत्र थे। मेरे यहाँ जिठानी भी कोऑपरेटिव थी, वो भी ऐसा कुछ नहीं था। छोटे मोटे तो रहते ही हैं, उसको हम अवॉइड करके, और फिर एक जिम्मेदारी आई, जब मैं खाली महसूस करी फिर मैं संस्था में निकली। फिर मुझे तो शुरू से जुनून था, मैं छात्रा मतलब कॉलेज में भी प्रेसिडेंट थी जिसमें को एजुकेशन था। शुरू से ही मेरा नेतृत्व गुण था, जिसकी वजह से आज मैं फिर समाज सेवा में भी नैतिक गुण के कारण ही आई। आप मानवाधिकार एवं बाल विकास विंग में विधिक सलाहकार हैं। ये कैसे संगठन काम करता है और किनके लिए काम करता है? जी, ये मतलब वो उन महिलाओं के लिए काम करते हैं जैसे जस्ट एक पति से जो परेशान हैं और जिनको कानून की जानकारी नहीं रहती। इसमें विधिक मतलब अधिवक्ताओं का भी एक ग्रुप बनाया गया है, जो समय एक ग्रुप बना हुआ है दिल्ली लेवल से। तो उसमें उनके जो एडमिन सर हैं, उसमें जिनकी जिनकी जो समस्या आती है उसमें उनमें चर्चा होती। फिर उसमें वकील जो रहते हैं वो अपना वो बताते, उनको अधिकार बताते, उनको कई बार तो निःशुल्क हम लोग सेवा भी देते हैं, पैसे के थ्रू उनका केस भी लड़ते हैं। तो कई महिलाएं रहती, उनको आज जागरूकता नहीं रहती कि मेरे इस चीज़ से कौन सा अधिकार करना है, मैं कैसे केस करने जाऊँ, मैं कहाँ करूँ। तो उसके बारे में मुझे वहाँ पर विधिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आप पेशे से अधिवक्ता हैं, MA LLB। अधिवक्ता को उस लाइन में जाने की बजाय आपने समाज सेवा को पहले प्राथमिकता दी, उसकी कोई खास वजह? देखिए, बोलते ना, मेरा तो एक एम था, मैं सच बताऊं तो मेरा PSC में पास होकर एक बोलते ना देश सेवा में मेरा बहुत मन था। मैंने बहुत ट्राई किया, पर चूंकि बलौदाबाजार में संसाधनों की कमी थी और पापा बाहर अलाउ नहीं करते थे भेजना, तो जितने साधन थे जैसा थी, पर मैं पढ़ी लेकिन मैं असफल हुई या जो भी समझो रीजन। तो फिर मैंने वकालत करी, मतलब पढ़ने का जुनून था कि कंटिन्यू मैं पढ़ूंगी, खाली नहीं रहूंगी। तो फिर मैं वकालत करी, वकालत के क्षेत्र में जाती उसके पहले ही शादी हो गई मेरी। जैसे ही प्रैक्टिस चालू करी 3 महीने हुए, फिर 1 साल नहीं हुआ प्रेगनेंसी आ गई। फिर मुझे लगा नहीं, पहले परिवार का दायित्व है जिसके लिए हमको पहले देना था। फिर मैं वैसा करते रही। फिर हस्बैंड बोले कहाँ तुम जाओगी, वहाँ इतनी भीड़ भाड़ रहती, चोर उचक्कों के बीच रहोगे। तो उन्होंने थोड़ा बोला इससे अच्छा तो अभी तुम यहीं। फिर मैं शिक्षा कर्मी में भी गई, मेरा सड्डू में प्राथमिक स्कूल में सिलेक्शन भी हुआ, पर बच्चा चूंकि गोद में था और मुझे सुबह की ड्यूटी थी 7 से 8। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं, छोटे से, उस समय उसकी तनख्वाह मात्र 2800 थी। तो बोले मात्र 2800 के लिए तुम बच्चों को छोड़ोगी, ये हमारी पूंजी है, यदि ये बिगड़ गया तो तुम्हारी ये पूंजी कोई मतलब नहीं रखेगी। तो रात भर हम गहन अध्ययन करे, दूसरे दिन मैंने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि परसराम भारद्वाज मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था यहाँ पर और मैं सेलेक्ट भी हुई थी शिक्षा कर्मी में। फिर उसको मैंने पोस्ट किया। फिर बोलते ना कि हम जो नहीं सोचते उसको ईश्वर कुछ और सोच के रखा है। और मैंने तो बाद में फिर ये मानना चालू कर दिया कि जो मैं सोचूंगी हो सकता है कहीं गलत हो, पर यदि ईश्वर मेरे लिए सोचेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा ही सोचेंगे। और इसी सोच को आज भी अपनाते हुए जब जो जिस वक्त जिंदगी मुझे देती है मैं उसको बिल्कुल हंस के स्वीकार करती हूँ, उसमें अपना 100% देती हूँ। सामाजिक क्षेत्र में आपने तो झंडे गाड़ दिए। आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ रायपुर शहर में। कैसा लगा और वहां से आप कितने इंस्पायर हुए, उसके बारे में? सर सच कहूँ तो वो एक बहुत बड़ा सपना था। मैं तो बिलीव नहीं करी जब मेरे पास कॉल आया था। मुझे बोला गया कल आपको सुबह 11 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने एयरपोर्ट जाना है। 2 पल के लिए मैंने फ़ोन काट दिया, मैंने सोचा फर्जी फ़ोन है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर उसके बाद 2-3 फ़ोन आए, फिर वहाँ से आया फ़ोन कि आपको कल आना है। मैं बोली सर सुनिए सच बताइए। तो बोले जी जी आपका आया है कल। तो भी मैं बोली चलिए देखते क्या होता है। कई बार हम दूर से मिलते थे, एक बार भिलाई में भी आए थे तो हम लोग दूर से बंधु परिषद से गई थी, तो हम लोग दूर से आए। मैं सोची वैसे ही कुछ होगा कि सब जा रहे हैं कहीं से, हाँ बुलाए हैं। पर जब हम वहाँ गए फिर पूरा प्रोटोकॉल हुआ, हमारी जांच हुई, एक एक स्टेज गए, और जब सच में वो सामने आए तो मैं तो आंसू हम लोग के निकलने लगे थे। कई महिलाओं का चयन हुआ था छत्तीसगढ़ से, और मतलब बोलते ना कोई और प्रधानमंत्री होते तो शायद वो खुशी नहीं मिलती जो आज मुझे नरेंद्र मोदी जी से मिली थी। देखते ही मतलब आंख से आंसू, और उनका एक प्रणाम का आज भी वो सीन याद आता है। मतलब बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ मैं। आप अधिवक्ता तो ही हैं, थाने में, महिला थाने में आप काउंसलिंग भी करते हैं जो परिवार टूटने और बिखरने की कगार पे आ जाते हैं। लगभग 6 वर्ष हो गए हैं, तो वहां तक का आपका जो सफर था वो वहां आप कैसे टर्न हुए?
सर मैं तेजस्विनी फाउंडेशन संस्था थी, उसमें कार्यकारिणी अध्यक्ष थी। हम वहाँ पर कार्यक्रम करते थे, महिलाओं का ग्रुप था, और वहाँ पर हमारे जो पुलिस प्रशासन से कार्यक्रम होते थे, नशा मुक्ति या फिर ट्रैफिक की जानकारी देना, या फिर जो महिलाओं के घरेलू उत्पीड़न, घरेलू हिंसा 112 की जानकारी, तो कहीं ना कहीं एसपी सर चाहते थे कि आप हमारे कार्यक्रम में प्रचार प्रसार के रूप में करिए। तो हमारी पूरी टीम थी उसमें, तेजस्विनी फाउंड, तो हम लोगों ने बहुत काम किया। सड़क सड़क में, जयस्तंभ चौक में ट्रैफिक के लिए रूल की जानकारी देना। फिर तो एसपी सर कहीं ना कहीं प्रभावित होकर हमारी टीम से 5 लोगों का चयन काउंसलिंग में कराए थे। उस समय कौन थे एसपी सर? आरिफ सर। ये थी हमारी आज की मेहमान, जो कई संस्थाओं के साथ जुड़ के काम कर रही हैं। घर परिवार के पूरे कार्यों का निर्वहन करने के बाद आज उस मुकाम पे पहुंच गई हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे जो इनकी जो प्लानिंग है कि अपनी एनजीओ के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति से बचाना, इनका विशेष योगदान है कि बच्चे जो आज गलत लत पे पड़ गए हैं उनसे उन लोगों को बाहर निकालना। महिला थाने में जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, लोगों के जो घर परिवार टूटते हैं, उनकी कोशिश है कि वो घर परिवार ना टूटें, एक बार फिर से सोच लें, समझ लें और अपने परिवार को फिर से एक अच्छी शुरुआत दे सकें। तो ये थी हमारी आज की मेहमान सविता गुप्ता जी। हम आपको और आगे रायपुर की नहीं, छत्तीसगढ़ की अलग अलग विभूतियों से हम आपको बिल्कुल रूबरू कराते रहेंगे। बस यूं ही आपका प्यार बना रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाबाजी न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी, मैं बाबाजी न्यूज़ से प्रेम जी का सच में धन्यवाद अदा करूंगी या धन्यवाद करूँ कि वो हम जैसी महिलाओं को सच में हमें आभास नहीं रहता कि हम क्या है, बस एक बोलते ना कर्म करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। पर ऐसे शख्स यदि हमको इस मंच पर लाते हैं और हमको 2 शब्द बोलते, सच में आज मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हम जैसी विभूतियाँ, कहना चाहिए आपके शब्दों में, आगे लाकर हमें प्रमोट कर रहे हैं और हमको हिम्मत दे रहे हैं। ये बहुत ही आपके बाबा जी टीम और आपका विशेष धन्यवाद मेरी ओर से। आप सभी लोगों का यूं ही प्यार, आशीर्वाद, सहयोग बना रहेगा तो आने वाले समय में हमारे चैनल को भी छत्तीसगढ़ में नहीं वरन पूरी इंडिया में लोग जानेंगे और पहचानेंगे। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय